इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट आपको ये बताती है कि साल 2050 तक भारत में 20% से ज़्यादा लोग बुजुर्ग होंगे, यानी कि उनकी उम्र 60 से ज़्यादा होगी। 2050 तक भारत में हर 100 में से 20 या 21 इंसान बुजुर्ग होंगे। आज इस बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो जिन आम बीमारियों के बारे में आप जानते हैं उनसे भी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं। हर 9 में से 1 महिला स्तन कैंसर का शिकार होती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि हर 5 में से 1 महिला ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार होती है। ये कितना गंभीर है? बढ़ती उम्र के साथ एजिंग होते इंडिया के साथ इस बीमारी के बारे में बात करना कितना ज़रूरी है और इसके जोखिमों के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए एनडीटीवी देखने वाले लोगों के लिए जो नए नहीं हैं, डॉक्टर ईश्वर बोरा हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, आखिर ये है क्या और होता कैसे है? अनीता, थैंक यू वेरी मच ये इस छुपे हुए तथ्य को बताने के लिए कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस कोई बीमारी नहीं है, ये एक साइलेंट किस्म का सिम्टम बोल सकते हो या साइलेंट किस्म का प्रोसेस बॉडी में जो चल रहा है उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस दर्द नहीं होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कोई सिम्टम एज सच नहीं आते हैं। जब ओल्ड एज के साथ में बंदा छोटे से भी घर में फॉल कर जाता है तो फ्रैक्चर कर जाता है। ज़्यादातर फ्रैक्चर जो होते हैं वो कूल्हे के होते हैं, स्पाइन के होते हैं, वर्टिब्रा के फ्रैक्चर होते हैं। ऑस्टियोपोरोटिक वेस कंप्रेशन बोलते हैं, या जो नेक फीमर फ्रैक्चर आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा, उसका मुख्य कारण ही ऑस्टियोपोरोसिस है, या टेक्निकल टर्म में बोलोगे उसको फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर बोलते हैं। और अनीता, आपने बहुत सही बोला है कि एजिंग इंडिया, अभी आपने सब ने जाना होगा कि हम लोग प्राउड कर रहे हैं कि वी आर मोस्ट प्रोडक्टिव यंग पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा है हमारे पास। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को लेके बोलते रहते, पर आप आने वाले 20 सालों में देखो वो पॉपुलेशन क्या होगी, वो पॉपुलेशन एजिंग होगी। सो उस एजिंग के अंदर क्या क्या समस्या आएगी, तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जो आपने भी बताया कि हर 5 में से 1 महिला को ऑस्टियोपोरोसिस है, तो मैं तो रादर कहूँगा कि 40 साल के बाद ऑलमोस्ट हर 2 में से 1 महिला को ऑस्टियोपोरोसिस होगा, यदि हम सबका स्क्रीनिंग करें, डायग्नोस करें। 40 डॉक्टर, आपने बात की उम्र की, 40 साल के बाद मेरे पास नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन का कुछ डेटा है जिसके अनुसार पुरुषों में 7% के आसपास और महिलाओं में 37% के आसपास इसके केसेस देखे जाते हैं। अब अगर उम्र के हिसाब से बात करें तो महिला और पुरुषों में बहुत डिफरेंस है। जैसा कि 50 की उम्र में पुरुषों में 4% होता है और महिलाओं में 15। ये बढ़ते बढ़ते अगर 80 की उम्र तक जाएं तो पुरुषों की तुलना में ये महिलाओं में 85% होता है। तो क्या कुछ कहा जा सकता है कि ये बायस्ड है, ये महिलाओं को लिंग भेद करता है, महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है? नहीं अनीता, ऐसा नहीं है। ये भगवान ने बनाई हुई ह्यूमन बॉडीज़ है कि मेल फीमेल का अपना जो हार्मोनल स्ट्रक्चर है, हार्मोनल जो सिस्टम है, वो मेल और फीमेल्स का थोड़ा डिफरेंट है। बिकॉज फीमेल्स को रिप्रोडक्टिव फंक्शन दिया है भगवान ने, तो उसके लिए स्पेशल अलग से हार्मोन्स भी दिए हैं। और एक मीनोपॉज का जो नाम सुना होगा आपने, तो मीनोपॉज की उम्र भी घटती जा रही है हमारे कंट्री में। आप देखोगे तो पहले कहीं 50-52 होती थी, अब 48, 46, इवन लोग आज 43, 44 के भी मिलते कि हमारा मीनोपॉज हो गया। सो मीनोपॉज एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे बोन मेटाबॉलिज्म सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब होता है। डॉक्टर, आपने बात की मीनोपॉज की, तो मीनोपॉज और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? ये बहुत ही सटीक सवाल है आपका अनीता। ऑस्टियोपोरोसिस और मेनोपॉज के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का रिलेशन है, क्योंकि मेनोपॉज होते ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन हो जाता है। मेनोपॉज एक ऐसी अवस्था है महिलाओं की जिसके अंदर उनके मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। वो क्यों बंद हो जाते हैं? बिकॉज बॉडी के अंदर हार्मोन का बैलेंस भगवान ने जैसे सिस्टम बनाया, जैसे बंद हो जाएगा तो मेंसेस बंद हो जाए, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो मेनोपॉज होने से जो हार्मोन्स मेंसेस को मेंटेन कर रहे थे, वही हार्मोन्स आपके बोन मेटाबॉलिज्म में सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं। तो वो हार्मोन जैसे कम हो जाते हैं, उनका फंक्शन कम हो जाता है, तो बोन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन रखने के लिए आपकी बोन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
तो बोन खोखली हो जाती है, तो उसको ही ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसलिए मीनोपॉज के साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस का सीधा रिश्ता है। ओके, तो अगर हमें पता है कि ये इतने क्लोजली कनेक्टेड हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें करके आप बिफोर मीनोपॉज आप तैयार हो सकें कि इस परेशानी से आप बच सकें, या ये होना ही होना है? ये वैसे तो होना ही होना है, पर इसको 100% आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी सीवियरिटी को, इसके सेटिंग को हम रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं। और इसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो कि मैंने बताया हिडन चीज़ है ये, उसके डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो 100% अवॉइड कर सकते हैं आप। तो सबसे पहला जो काम है वो है एजुकेशन का, अवेयरनेस का। जो भी फीमेल का हार्ट है बिटवीन 40 से लेके 50 का बीच का, जो कि आज नहीं तो कल इस अवस्था में आने वाली है, उनको मीनोपॉज के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। वो कब होएगा, कैसे होएगा, उसके क्या सिम्टम होंगे, उसे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं बॉडी में, उसको समझाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। तो ये करने से वो लोग अपना प्रिवेंशन ले सकती है। कैसे ले सकती है? आजकल आपकी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करोगे, ऑर्थोपेडिक से करोगे, फिजिशियन से करोगे, तो मीनोपॉज के बदले में आपको हार्मोन थेरेपीज होती है, एडुकेट कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स होते हैं, अपना रिहेबिलिटेशंस है, रेगुलर एक्सरसाइजेस है, योगा है, और डाइटरी सप्लीमेंट्स कैसे लेने हैं, कैल्शियम रिच है, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें करोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप इससे बच सकते हो। क्या ऑस्टियोपोरोसिस फैमिली में रन करती है? ऑस्टियोपोरोसिस जनरली फैमिली में रन नहीं करता, ये सेनाइल डिजीज़ है, मतलब एज रिलेटेड डिजीज़ है। पर यदि फीमेल्स के अंदर तो आप फैमिली कह सकते हो, बिकॉज सबको ही होता है, तो इट इज़ ए फैमिली ऑल्सो, यू कैन से, बट दिस इज़ ए सेनाइल प्रॉब्लम। तो डॉक्टर, आपने बताया कि सिम्टम्स आते नहीं हैं, तो कोई कैसे समझे कि वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ रहा है? ये सबको मान लेना है कि ऑस्टियोपोरोसिस होना ही है, ये आपको समझ लेना है कि ऑस्टियोपोरोसिस होना ही है। जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती है, तो कोई कहता थोड़ी, पर पता आपको मेरे बाल सफ़ेद आते, तो कोई बंदा डाई करता है अच्छा दिखने के लिए। तो जब बंदा बालों को मेंटेन करने के लिए डाई कर सकता है, सैलून में हज़ारों रुपए खर्च कर सकता है, तो सिंपल बोन की हेल्थ के लिए क्यों ना हम अवेयर होए, जो कि हमारा कोर स्ट्रक्चर है, जिस पे आप चलते हो, आप पोस्चर मेंटेन करते हो, अच्छे दिखते हो, बाकी चीज़ तो सेकेंडरी है। डॉक्टर, आपने बताया कि ये एक तय समय पर होना ही है, हो सकता है कि सीवियर हो या कम आपको हो। क्या कितनी तरह का होता है ये, सबसे पहले ये समझ लेते हैं ताकि आगे की चीज़ें और हमें क्लियर हो सके। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे पहला जो समझने की जरूरत है वो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। सेनाइल मतलब एज रिलेटेड, हमें उसी पे फोकस करना चाहिए। बाकी ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं, फ्रैक्चर के पेशेंट्स को हो जाते हैं, या पेशेंट चलते नहीं हैं, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जाती है, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। वो अर्ली एज में भी हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले को हो सकता है, एंकालोजिंग आर्थराइटिस वाले को, किसी भी तरह की आर्थराइटिस है उसके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं। यदि मोबिलिटी कम हो जाती है, चलता पेशेंट कम है, इसको बोल सकते हैं कि इमोबिलिटी वाली स्टेज, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि, या जॉइंट्स का, मसल्स का फंक्शन नहीं कर पाता बंदा, उनको भी बड़े बड़े ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बेड रिडन पेशेंट को हो सकता है। सो अभी हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है वो मैनेज कर लेता है। पर जो हम उस पॉपुलेशन को समझाना चाहते हैं कि इनको कोई पता ही नहीं है, सिम्टम ही नहीं है, उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, तो वो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस है। तो मैं यही कहूँगा कि हमें सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस पे ही फोकस करना चाहिए। डॉक्टर, आपने बताया कि कोई सिम्टम, किसी तरह का लक्षण आपको इसमें पता नहीं चलेगा, तो डायग्नोज कैसे करें? जी अनीता, इसमें ऐसा है कि सिम्टम तो मेजरली कुछ नहीं होता। किसी किसी पेशेंट को जनरल फटीग बोल सकते हो, थकान ज़्यादा होना, बॉडी के अंदर एनर्जी का कमी होना, ये सिम्टम हो सकते हैं, पर वो वेग सिम्टम है, तो कोई भी पेशेंट ज़्यादातर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि कोई सिम्टम नहीं होता इसका। पर यदि इस तरह के सिम्टम के साथ भी पेशेंट आता है तो उसको जो आपका फिजिशियन है, सर्जन है, वो स्क्रीनिंग कर सकता है। डायग्नोसिस करने के दो तरीके, सबसे पहला होता है हिस्ट्री, एज और जेंडर। फीमेल पेशेंट है और एजिंग आपका 45 बियॉन्ड है और कुछ वेग सिम्टम है, तो डेफिनेटली उसकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए। सो यदि मैं मोटे तौर से बोलूँ इसको सिंपल करने के लिए कि मीनोपॉज के अराउंड सबको स्क्रीनिंग करवा लेना चाहिए, तो डायग्नोस हो जाएगा। और डायग्नोसिस कैसे करते, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। एक अल्ट्रासोनिक गाइडेड बीएमडी होती है और एक डेक्सा स्कैन होता है। तो डेक्सा स्कैन इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस है,
और आप बॉडी में चाहो तो थोड़ा कैल्शियम पैरामीटर या पैराथायराइड हार्मोन देख सकते हैं, विटामिन डी लेवल देख सकते हैं, वो सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम है उसका डायग्नोसिस करने का। तो डेक्सा स्कैन इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। उसके अंदर एक टी स्कोर को लेबल किया जाता है। यदि वो आपका टी स्कोर 1 to 2.5 है माइनस में, तो आप ऑस्टियोपेनिक हो, और -2.5 के बियॉन्ड है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। और इन दोनों में क्या फ़र्क है? यस, -1 से लेके 2.5 तक टी स्कोर है, इसका मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की फेज में एंटर कर चुके हो, जहाँ पे आप इसको 100% रोक सकते हो बाय ट्रीटमेंट, बाय डूज एंड डोंट, बाय डाइट। -2.5 पे आया है तो उसको एज ए थेरेपेटिक ट्रीट करना चाहिए। तो मतलब रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसे रोकने से। इसके लिए किस तरह के इलाज मौजूद हैं? इसके लिए आपको मेजरली ट्रीटमेंट को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल थेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मेडिकल थेरेपी के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी सप्लीमेंट, और उसके लिए ऑस्टियोपोरोसिस की ड्रग्स आती है। ऑस्टियोपोरोसिस की ड्रग्स मेनली जो एल्ड्रोनेट्स होते हैं वो देते हैं हम लोग, और पैराथायराइड हार्मोन के इंजेक्शंस देते हैं। अभी डेनिसोमाब भी नई एक ड्रग आई है, वो भी देते हैं। और अभी फ्यूचर रिसर्च भी चल रहा है इस पर, जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो भी काफ़ी अभी अवेलेबल होने वाले हैं। तो वो भी एक ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एक माइलस्टोन साबित होंगे। सो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको डायग्नोस करना टाइमली, और उसको कॉम्प्लिकेशन से बचना, और पूरा टाइम से ट्रीटमेंट लेना। डॉक्टर, यहाँ पे 2 चीज़ें आई। आपने ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई, जिसमें से एक था लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स किए जाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें और आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से का असर कम कर सकें? बच तो नहीं सकते, आपने बताया, उसका असर कम कर सकें। हमारे यहाँ पे देखो, मेल और फीमेल का वर्किंग स्टाइल देखेंगे तो फीमेल्स को जॉब भी करना, घर का भी काम करना है। सो वो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें खुद पे ध्यान कम दे पाती है वो। चाहे वो किसी भी ऑफिस में काम करती है, चाहे कंपनी में काम करती है, उनको पता सब है, पर उनकी मजबूरी है। तो किसी ना किसी तरीके से हमें इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा, हमारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और रेगुलर एक्सरसाइज इसका की मंत्र है कि आप उसी से ठीक हो सकते हैं। बोन की माइल्ड लोडिंग एक्सरसाइज, बोन को जब लोड करते हो तो बोन की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लोड लेने की उसमें स्ट्रेंथ आती है। तो हल्की सी बोन की लोडिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग और वेट बेरिंग एक्सरसाइज बोल सकते हो, यदि टेक्निकल बोलो तो हल्की सी वेट बेरिंग एक्सरसाइज करेंगे तो 100% आप बोन और मसल क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा आपको। आपने जवाब दिया था कि महिलाओं को मेनोपॉज के तुरंत बाद एक बार जांच करा लेनी चाहिए। वहाँ बैठे पुरुष भी ये जानना चाहते हैं कि वो किस उम्र में जाकर जांच कराएं। अनीता, आपने बिल्कुल सही बोला। ऐसा नहीं कि पुरुषों में नहीं है, बिकॉज ये सारे के सारे इफेक्ट पुरुषों पे हैं, एक्सेप्ट द जेंडर का जो है भगवान ने जो बनाया मेनोपॉज वाली अवस्था, तो फीमेल्स में होता है सेम, उसको एंड्रोपॉज बोलते हैं। जबकि मेल्स के अंदर भी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह कम होने लगते हैं तो उनकी बोन भी वीक होती है, पर वो स्टेज थोड़ी लेट आती है, वो 55-60 के आसपास आती है, उसको एंड्रोपॉज बोलते हैं। तो पुरुषों को भी ये मेरी सलाह है कि सेम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करें और अपनी बोन को मजबूत रखें। कुछ ऐसा भी है कि किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है? यस, जो ऑस्टियोपोरोसिस है मेनली आपकी 3 जगह को ज़्यादा अफेक्ट करता है। एक आपका हिप एरिया है, पेल्विस को, स्पाइन को, और जो कलाई है, रिस्ट को। तो आपने उम्र में दराज में लेडीज़ में हल्का सा गिर जाती है, उनकी रिस्ट फ्रैक्चर हो जाती है, गुला फ्रैक्चर हो जाता है, स्पाइन की हड्डी दब जाती है। 3 जो फ्रैक्चर है मुझे लगता है हमारे परिवार में किसी न किसी ने देखे होते हैं कि दादी माँ की स्पाइन में थोड़ी हड्डी दब गई है, या कूल्हे का फ्रैक्चर हो गया, रिस्ट के अंदर फ्रैक्चर हो गया। तो ये तीनों फ्रैक्चर मेनली एल्डरली पेशेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस इंड्यूस ही होते हैं, अनटिल अनलेस कोई अदर कॉज किसी के होता है। हम ये तो समझ चुके हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होना ही होना है, लेकिन इसके असर को किस तरह से कम किया जा सकता है? डॉक्टर से जानते हैं वो टिप्स जो आपको सेहतमंद रहने में मदद कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि टाइमली डायग्नोस करना। तो अपनी वक्त रहते स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। दूसरा, आप बचपन से ही, आप यदि किसी के पेरेंट हैं तो बच्चों को मोटिवेट करना है, पेरेंट्स को मोटिवेट करना है कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे, हेल्दी डाइट खाए,
प्रॉपर सन एक्सपोजर ले, विटामिन डी कैल्शियम का बैलेंस रखें। दूसरी बात, यदि डायग्नोस हो जाता है तो उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि इसके कोई सिम्टम नहीं होते। ये मैं फिर आगाह करना चाहता हूँ, इसके कोई सिम्टम नहीं है और होना ही होना है, और हो जाता है ये, तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट लेना। सो इसको शॉर्ट में यदि बता जाए, टाइमली डायग्नोसिस, अवेयरनेस, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड डाइटरी हैबिट्स, इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, रागी, इस तरह का फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें लेंगे तो ठीक रहेंगे, और टाइमली होने पे ट्रीटमेंट लेंगे। शुक्रिया डॉक्टर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर वोरा, जिन्होंने आपको पूरी जानकारी दी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और NDTV देखते रहिए।